Assalamu alaikum viewers. 10th class unit number 11 and the topic is homeostasis. The lecture number 1. What is homeostasis? So homeostasis may be defined as the maintenance of internal conditions of body at equilibrium despite changes in the external environment. होम्योस्टेसिस की जो डेफिनेशन है उसमें ये बताया गया है कि हमें अपनी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल कंडीशंस है, उनको बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम में ही रखना चाहिए। बरअक्स इसके कि जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें किसी भी किस्म की चेंज आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इतने ही डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। अगर इससे कम या फिर ज़्यादा होगा तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस है। अगर फॉर एग्जांपल विंटर सीजन है, सर्दी है, चूंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा कोल्ड है, ज़्यादा चिली है, तो हम क्या करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंजिंग्स ले आते हैं अपने अंदर। सिमिलरली अगर समर सीजन है तो भी उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस ले आते हैं ताकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रह सके और जो हमारे बॉडी सेल्स हैं वो अपना प्रॉपर काम सर अंजाम दे सकें। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल की है। तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये 1 लीटर में जो है वो ब्लड यानी कि शुगर लेवल जो है वो 1 ग्राम होना चाहिए। और अगर चाहे हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड भी लें, लेकिन जो है वो ये इतना ही मेंटेन हमें रखना चाहिए ताकि जो बॉडी सेल्स हैं उनको प्रॉपर मिकदार में काम करने की जो है वो ज़रूरत हो। और दूसरी बात ये है कि होम्योस्टेसिस में कौन-कौन से काम, कौन-कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो वो 3 तरह के प्रोसेसेस हैं जो होम्योस्टेसिस में हेल्पफुल हैं। एक ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा थर्मो रेगुलेशन और तीसरा है एक्सक्रीशन। तो पहले नंबर पे, पहले प्रोसेस पे देखें ऑस्मो रेगुलेशन में कि ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है इसमें क्या है कि अमाउंट है वाटर और साल्ट्स की। हमारी बॉडी फ्लूइड में वाटर और साल्ट्स की जो अमाउंट है उसको मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, क्योंकि ये जो वाटर या फिर साल्ट अमाउंट है ये हमारे बॉडी सेल्स के अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो कम या ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि ये हमारे बॉडी सेल्स में जो है वो 3 तरह का एनवायरनमेंट होता है। एक हाइपरटोनिक है, एक हाइपोटोनिक है और एक आइसोटोनिक है। तो ये जो 2 तरह की एनवायरनमेंट है यानी कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक है, ये दोनों इसमें जो है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि पानी और जो साल्ट्स हैं उसकी अमाउंट जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है, जिसके नतीजे में ऑस्मो रेगुलेशन होती रहती है। नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस थर्मो रेगुलेशन है। इसमें हमें इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस को जो है वो बरकरार रखना होता है कि अगर हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो ये थर्मो रेगुलेशन कहलाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर पर ही अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। अगर ये जो टेम्परेचर है ये बढ़ जाएगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और अपना काम छोड़ देगा। अगर किसी भी किस्म की चेंजिंग आ जाती है बॉडी में टेम्परेचर की, तो वो उससे क्या होगा कि हमारे एंजाइम्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे। थर्ड टाइप जो है, थर्ड प्रोसेस एक्सक्रीशन का है, यानी कि निज़ाम इखराज का है। इसमें ये भी जो है वो हेमिस्टेसिस का ही एक प्रोसेस है। इसमें भी हम अब मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं ताकि इंटरनल कंडीशंस को जो है वो बरकरार रखा जाए, उनको मेंटेन किया जाए। जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं वो क्या हैं बेसिकली, वो ऐसे मटेरियल्स हैं जो बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। के प्लांट्स जो है वो अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर या अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को कैसे मेंटेन रखते हैं। तो प्लांट्स भी जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्ड शो करते हैं और अपनी जो इंटरनल कंडीशंस है उनको कांस्टेंट रखते हैं। तो इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म का मैकेनिज्म यूटिलाइज करते हैं ताकि पानी और दूसरे किस्म के जो केमिकल्स हैं उनको अपनी बॉडी में मेंटेन रख सके। सबसे पहला जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। लास्ट चैप्टर जो था हमारा यूनिट नंबर 1 उसमें हमने गैसियस एक्सचेंज पढ़ा था, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो उसमें हमने देखा था कि 2 तरह की सिचुएशंस जो है वो एक लीफ को फेस करनी पड़ती हैं। एक डे टाइम सिचुएशन है और एक नाइट टाइम सिचुएशन है।
तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में भी, कि डे टाइम में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ये फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, और इसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। लेकिन नाइट टाइम में क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बन रही होती है, क्योंकि उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि उस टाइम में सनलाइट नहीं होती और फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत नहीं होती, वो भी पौधे इस्तेमाल नहीं करते हैं। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने टिश्यूज से सेल्स से रिमूव करने के लिए उन्हें एक मेथड यूटिलाइज करना पड़ता है जो कि डिफ्यूजन कहलाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने टिश्यूज से अपने सेल से डिफ्यूज्ड आउट कर देते हैं। इन लीव्स और यंग स्टेम्स में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए बाहर चली जाती है, लेकिन यंग रूट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज कर जाती है जनरल रूट सरफेस की तरफ, और वहां से फिर ये जाती है रूट हेयर्स में, वहां से फिर ये रूट हेयर से जो है वो सॉइल में चली जाएगी। अब हम चलते हैं कि ऑक्सीजन की तरफ, कि ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करना है प्लांट ने। तो ऑक्सीजन जो है ये मेसोफिल सेल्स में बनती है डे टाइम में। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की तरफ के, जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करेंगे। तो जो ऑक्सीजन है ये मेसोफिल सेल्स में बनती है, ठीक है, और ये डे टाइम में इस्तेमाल हो रही होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लेकिन जो प्लांट है इसको डे टाइम में एज अ बाय प्रोडक्ट इस हो निकाल देते हैं फोटोसिंथेसिस के, तो फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट ये हमें मिलती है, ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ये इस्तेमाल होती है। लेकिन जो मेसोफिल सेल्स हैं ये स्टोमेटा के जरिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपनी प्लांट बॉडी से यानी कि अपनी लीफ से जो है वो निकाल देते हैं। सिमिलरली जो दूसरा प्रोसेस है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, कि प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को कैसे रिमूव करेगा। तो प्लांट जो है वो मिट्टी से जो कि पानी ऑब्टेन करता है, हासिल करता है, लिहाजा ये उसकी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इसकी जरूरत होती है। तो प्लांट्स क्या करता है कि बहुत ज्यादा मिकदार में पानी को अपने सेल्स में स्टोर कर लेता है, और जब सेल्स जो है वो ज्यादा पानी स्टोर कर लेते हैं तो वो टर्जिड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि जो एक्स्ट्रा वाटर बाकी बच जाता है उसको प्लांट बॉडी रिमूव करता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, सिमिलरली जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसपायरेशन करते हैं। लेकिन रात के वक्त में क्या है कि ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती, तो प्लांट्स जो हैं वो स्टोमेटा अपने बंद कर लेते हैं। अगर पानी की मिकदार बहुत ही ज्यादा हो सॉइल के अंदर तो पानी जो है वो रूट्स में एंटर्ड हो जाता है और फिर जाइलम वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। कुछ प्लांट्स जैसा कि ग्रासेस हैं ये क्या करते हैं कि पानी को उनके अंदर चूंकि पोर्स होते हैं तो वो पोर्स के जरिए बाहर फेंक देते हैं पानी को, और वो ही जो पोर्स हैं वो मौजूद होते हैं लीव्स में, ठीक है, और ये जो पानी है उन पोर्स के जरिए लीफ टिप्स और एजेस पर यानी कि लीफ के किनारों पर और उसके सिरे के ऊपर मौजूद होता है ड्रॉप्स की सूरत में, जिसे हम जो है वो ड्यू ड्रॉप्स यानी शबनम के कतरे कहते हैं। तो ये जो ड्रॉप्स जो कि लीव्स के एजेस या फिर टिप्स पर मौजूद होते हैं इसको ग्लूटेशन बोलते हैं। तो सब अब ट्रांसपायरेशन में देखें, जो ट्रांसपायरेशन है इसमें पानी का ज़िया होता है प्लांट सरफेस से वेपर्स की सूरत में, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो वेपर्स की सूरत में अपनी बॉडी में से वाटर को रिमूव करवा देते हैं, तो ये प्रोसेस ट्रांसपायरेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ ग्लूटेशन की भी बात की है तो इसमें वो कहता है कि जो ग्लूटेशन है वो उसको ड्यू के साथ कंफ्यूज मत करें, क्योंकि जो ड्यू यानी कि शबनम है और जो ग्लूटेशन का प्रोसेस हो रहा है ये दोनों सेम नहीं है। इसमें क्या है कि जब ये कंडेंस्ड होते हैं ड्रॉप्स एटमॉस्फेयर में प्लांट सरफेस पे, तो फिर ही ये ड्रॉप्स बनते हैं, यानी कि जब पानी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की सूरत में जब ये लीफ सरफेस पर आएगा, तो जब एटमॉस्फेयर उस पर प्रेशर डालेगा उसको कंडेंस कर देगा, तो वो उस सरफेस के ऊपर क्या बन जाएगा, एक ड्रॉप बन जाएगा, जिसको उसने ग्लूटेशन का नाम दिया है। थैंक यू।